हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना लॉग पीरियोडिक एंटीना को ही कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना के बारे में देखा था, तो आज हम लोग उसका एक इम्पॉर्टेंट जो टाइप है आपका, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है वो कौन सा है आपका, जो है लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LPDA। तो जो है लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना के बारे में देखेंगे। तो लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना क्या होता है आपका, एक जो है आपका जो है ना एरे ऑफ डाइपोल्स होते हैं। तो एरे ऑफ डाइपोल्स में क्या होता है, आपके पास जो है ना बहुत सारे डाइपोल होंगे। उनको हम लोग इस तरीके से प्लेस करते हैं कि हमेशा ये क्या होगा, उनका जो लेंथ है और उनके बीच का जो स्पेस है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंटीना है इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, आपके जो है ना पीरियोडिकली वेरी होगा एज ए लॉगरिथम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो डाइपोल एंटीना की जो प्रॉपर्टी होती है वही एंटीना की प्रॉपर्टी हम लोगों को यहाँ पे रिसीव होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो आपकी रिपीट होगी। कैसे रिपीट होगी, वो जो है आपके जो है फ्रीक्वेंसी के लॉगरिथमिक पार्ट के रूप में जो है ना क्या होगी, रिपीट होगी। ओके। तो अगर हम लोग जो है लॉग पीरियोडिक एंटीना को देखें, तो आपका जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है, इस लॉग पीरियोडिक एंटीना में इफ इफ यू विल सी, अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो हमारा क्या हो गया कि जैसे ये मेरा एक डाइपोल है, ये एक मेरा क्या हो गया, डाइपोल एंटीना हो गया। तो ये एक डाइपोल एंटीना हो गया। फिर उसके बाद इसी पे मैं एक जो है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जैसे हम लोगों ने बो टाई में देखा था। तो ये बो टाई में जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये जो बीच का जो एंगल होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, अल्फा, जो कि हमारा एपेक्स एंगल है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा जो है पहला लेंथ हो गया। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो है ना मेरा एक और डाइपोल प्रेजेंट है। तो मैं इसके बीच में एक और स्ट्रेट लाइन जो है ना खींच देता हूँ, जो मेरे को क्या करेगा, दिखाएगा कि ये एंटीना जो है, ये डाइपोल इसके जो है दोनों साइड पे लग रहे हैं। ओके। तो अगर अब मैं यहाँ पे जो है ना डाइपोल को प्लेस करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैंने पहला डाइपोल प्लेस कर दिया, यहाँ पे जो है ना मेरा सेकंड डाइपोल प्लेस हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है ना थर्ड डाइपोल प्लेस कर दे रहा हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पे जो है ना फोर्थ डाइपोल प्लेस कर दूंगा। तो आप लोग देखोगे कि धीरे धीरे इनके बीच का जो स्पेस है वो स्पेस भी थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फोर्थ डाइपोल को प्लेस कर दिया। यहाँ पे मैं जो है ना फिफ्थ डाइपोल को प्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर देखोगे तो जो है ना ये मेरा क्या है, सिक्स्थ डाइपोल को मैंने प्लेस कर दिया। और यहाँ पे मेरा ये सेवेंथ डाइपोल। तो इस तरीके से देखोगे तो ये जो मेरा लॉग पीरियोडिक एंटीना है, इस लॉग पीरियोडिक एंटीना में हमारे पास जो है ना इस तरीके के लेंथ के डाइपोल मिल गए। तो अगर मैं इसको LN+1 अगर बोलूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, LN। और ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलूंगा, DN। ये आपका क्या हो जाएगा, DN-1। ये क्या है आपका, D1। ठीक है। ये आपका क्या है, L1। ये आपका क्या है, L2। तो ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आवर डाइपोल। तो अगर इसी चीज को मैं देखूं तो मेरा जो ये जो मेरा लॉग पीरियोडिक एंटीना है, लॉग पीरियोडिक एंटीना में मेरा किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से जो है ना कुछ रहेगा। यहाँ पे दूसरा चीज क्या हम लोगों ने जो है ना डिस्कस किया था कि हमारा जो फीडिंग है वो यहाँ पे हम लोग जो फीड कराएंगे वो क्रॉस फीडिंग कराएंगे। मतलब ये इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इससे कनेक्टेड होगा, फिर 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 इससे कनेक्टेड होगा। जो नेगेटिव पार्ट है, लेट मी चेंज द कलर फॉर द नेगेटिव पार्ट। वो अगर जो मेरा रेड रेड कलर के जगह पे अगर मैं येलो कलर यूज करता हूँ, तो ये जो मेरा नेगेटिव पार्ट है ये पहले क्या हो जाएगा, क्रॉस फीडिंग हो रहा है। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इससे इसको फीड कराएंगे। यहाँ से जो है ना ये इसको फीड कराएंगे, ये इसको फीड कराएंगे। तो इस तरीके से जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस फीडिंग करा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ये मेरा क्या हो गया, आपका येलो कलर का हो गया। और ये जो अगर मैं व्हाइट वाला जो पार्ट है, व्हाइट वाले पार्ट को अगर मैं पॉजिटिव रखूं, तो मैं इस तरीके से क्या करा रहा हूँ, अगर फीड कराता हूँ, तो इस तरीके का जो मेरा एंटीना बनेगा। तो ये जो मेरा एंटीना है, ये एंटीना मेरा क्या है, आपका जो है लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना बोलूंगा। यहाँ पे ये जो एंगल था वो एपेक्स एंगल हो गया। ये जो लेंथ है ये हमारा लेंथ फैक्टर हो गया। ये जो डी है, डी यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है वो क्या है, इनके बीच का जो है ना डिस्टेंस है। ये क्या है, आपके इनके बीच का डिस्टेंस है। अगर यहीं पे मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखूं, अगर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से मैं देखूं,
तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसको मैं r1 लिख सकता हूँ, इसको मैं r2 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मेरा क्या हो जाएगा, rn+1, और उसके पहले वाला ये जो पार्ट है ये क्या है आपका Rn। तो इस तरीके से मैं जो है ना इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये जो लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो डिजाइन का जो कंस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, जो टाउ की वैल्यू है जिसको हम लोग पीरियोडिसिटी फैक्टर बोलते हैं। तो ये जो टाउ क्या होगा, ये आपका होता है F1 डिवाइडेड बाई F2 के कंपेयर में। तो ये जो टाउ की वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1/k के रूप में भी बोलते हैं, जहाँ पे k क्या है आपका एक कांस्टेंट है। तो ये जो k की वैल्यू होती है, ये k की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी आपका जो है ना ln+1 डिवाइडेड बाई आपका जो ln है, जो लेंथ का, ये वाला जो पर्टिकुलर डाइपोल का लेंथ है डिवाइडेड बाई ये वाला जो लेंथ है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसी के साथ में ये मेरा जो dn+1 है, dn+1 ये जो है ना मेरा बराबर होना चाहिए किसके, dn के। और इसी को मैं और आगे देखूं तो ये क्या होगा आपका जो rn+1 है, ये आपका जो है ना Rn का जो रेशियो होगा, Rn+1 और Rn का रेशियो, ये सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो ये वैल्यू को अगर हम लोग इस तरीके से अगर हम लोग मेंटेन करते जाएं, तो ये जो है हमारा जो पर्टिकुलर जो एरे है डाइपोल का, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से एम्फेसिस करता हूँ कि लॉग पीरियोडिक का मतलब क्या है, कि जो इस डाइपोल एंटीना की जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे रेडिएशन हो गया, इसका इम्पिडेंस हो गया, वो क्या होगा, पीरियोडिकली वेरी होगा एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एफ, जो फ्रीक्वेंसी के लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में ही जो है ना ये क्या होगा आपका रिपीट होगा। और दूसरी बात, हमारा ये जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना भी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि ये ब्रॉडबैंड एंटीना है। तो ब्रॉडबैंड एंटीना का मतलब ये जो है ना लार्जर बैंडविड्थ को सपोर्ट करेगा। मतलब जो आपका बैंडविड्थ है ये आपका जो है ना F2 और ये आपका F1। तो ये जो बैंडविड्थ है, ये जो बैंडविड्थ है, जो b की वैल्यू है आपकी जो है ना ये F2 माइनस F1, तो ये जो है ना बहुत लार्ज बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, बहुत लार्ज बैंडविड्थ को करता है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट होती है। लेकिन थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोगों को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेंथ तक बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली देखें तो ये बहुत ब्रॉड जो है ना आपको फ्रिक्वेंसी रेंज प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिकली क्या है आपका जो है ना लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना होता है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग जो है ना इसी लॉग पीरियोडिक एंटीना को देखेंगे। यहाँ पे आपका जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है आपका, सबसे पहला एपेक्स एंगल, दूसरा आपका पीरियोडिसिटी फैक्टर, आपका जो लेंथ फैक्टर है, आपका जो है ना स्पेसिंग फैक्टर है। तो ये सारे चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अगर इस स्लाइड में हम लोग देखें तो हमारा ये जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है, तो ये क्या होगा आपका जो है ना इनफाइनाइट लेंथ है। तो इनफाइनाइट लेंथ का ना यूज करके अगर हम लोग कुछ पर्टिकुलर लेंथ का यूज करते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ln+1 हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, dn हो गया। ये आपका ln है, ये ln-1 लेंथ का है। तो इनके बीच का रेशियो देखिए, ln+1 डिवाइडेड बाई ln इज इक्वल टू dn+1 डिवाइडेड बाई dn, दैट इज इक्वल टू k। ये जो k है वो किसके बराबर में है, that k is equal to आपका जो है ना 1 डिवाइडेड बाई टाउ के बराबर में है। तो टाउ क्या होता है, टाउ के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा कि टाउ इज योर पीरियोडिसिटी फैक्टर, जो कि क्या होता है आपका F1 डिवाइडेड बाई F2 होगा। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ही, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ही जो है आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिपीट होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग और देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो आपका जो लैम्डा n-1 है, अगर इस पर्टिकुलर डाइपोल के बारे में बात करूं, तो ये जो पर्टिकुलर डाइपोल है ये किस लेंथ को सपोर्ट कर रहा है, ये जो है ना n-1 है, तो आपका c डिवाइडेड बाई Fn-1 को सपोर्ट करेगा। तो ये Fn-1 फ्रीक्वेंसी के लिए काम करने लग जाएगा।
ये जो सेकंड वाला डाइपोल है, सेकंड वाला डाइपोल अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या FN फ्रीक्वेंसी के लिए काम करेगा। ये थर्ड वाला जो डाइपोल है वो किसके लिए हो जाएगा, FN+1 के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो FN है, FN+1 इज इक्वल टू आपका जो है ना टाउ इंटू FN होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये हर एक पर्टिकुलर पीरियोडिकली फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए जो है ना ये डाइपोल काम करते जा रहा है। इसके बाद अगर LN+2 यहाँ पे अगर एंटीना होता तो वो उसके लिए भी काम करता। तो इस तरीके से आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये FN फ्रीक्वेंसी के लिए FN/K, के क्या है आपका टाउ है, तो ये टाउ ऊपर में आ जाएगा तो टाउ इंटू FN हो जाएगा। ये के स्क्वायर हो गया, मतलब टाउ स्क्वायर FN इंटू टाउ स्क्वायर, ये आपका जो है ना FN/टाउ। इस तरीके से ये सारी फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ब्रॉड, यहाँ पे ये अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे ये 5 फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है, इस पर्टिकुलर 5 फ्रीक्वेंसी के लिए ये काम कर रहा है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग इसका लेंथ को बढ़ाएंगे तो ये जो है ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए काम करने लग जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे log FN+1 डिवाइडेड बाई FN इज इक्वल टू log K है। ठीक है, तो जो log K है, K का वैल्यू क्या है आपका DN+1 डिवाइडेड बाई DN है। तो ये जो है ना log DN डिवाइडेड बाई DN हो सकता है। तो ये n के सारी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं, ये आपका जो है ना log LN+1 डिवाइडेड बाई LN अगर हम लोग लिखना चाहें तो हमारा ये इस पर्टिकुलर जो है ना रिलेशंस को भी हमेशा फुलफिल करेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है, दैट लॉग पीरियोडिक एंटीना विल फुलफिल दिस इक्वेशन ऑलवेज फॉर एनी नंबर ऑफ n, फॉर ईच एंड एवरी नंबर ऑफ n। तो हमारा जो लॉग पीरियोडिक एंटीना है बेसिकली क्या है, ये एक ब्रॉडबैंड एंटीना है जो आपको वाइड रेंज प्रोवाइड करता है किसकी, फ्रीक्वेंसीज की, जिसपे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर सकते हो। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट कर सकते हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को रिसीव कर सकते हो। तो ये आपका एंटीना क्या करेगा, आपको जो है ना ब्रॉडबैंड एंटीना प्रोवाइड करेगा। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें यहाँ पे लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना का, तो यहाँ पे हमारे क्या 5 एलिमेंट लगे हुए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, L5 हो गया, ये आपका जो है ना D4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज अगर आप देखोगे तो ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस जो है ना आगे जाके क्या होगी, आपको कहीं ना कहीं पे ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो बोटाई जो एंटीना था हमारा, बोटाई एंटीना किस तरीके का था, इस तरीके का जो बोटाई एंटीना था। तो ये बोटाई एंटीना का जो है ना हाफ पार्ट के तरह ही ये काम कर रहा है। ये बोटाई हमारा ब्रॉडबैंड एंटीना था, वाइड बैंड एंटीना था। तो ये भी क्या हमारा वाइड बैंड एंटीना की तरह पे ही जो है ना ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पे भी हम लोग देखें तो ये हमारा जो L5 डिवाइडेड बाई D4 है, ये L5 डिवाइडेड बाई L4 इज इक्वल टू D4 डिवाइडेड बाई D3, इनके बीच का जो रेशियो होगा दैट शुड ऑलवेज बी K। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जो भी हम लोग फीड करा रहे हैं दैट फीडिंग शुड बी क्रॉस फीडिंग, कि आपका जैसे ये पॉजिटिव है, ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ये अगला डाइपोल का दूसरा पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरे का अगला वाला पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप जो फीड कराओगे, आप जो है ना फीडिंग को क्रॉस फीडिंग की तरह कराओगे। और आपका ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये माइनस वाला पार्ट, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से ये माइनस हो गया, यहाँ से अगर आगे गए तो ये माइनस हो गया, यहाँ से ये आगे गए तो ये माइनस हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप फीड करा सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द जो लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना होता है उसमें जो फीडिंग का पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, जो स्मॉलर डाइपोल वाले साइड पे हम लोग करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन ये कंपलसरी केस नहीं है, कई जो है आपको लॉग पीरियोडिक एंटीना मिलेंगे जिसमें फीडिंग हम लोग जो है ना, इसके जो ब्रॉडर एंटीना है, जो बड़ा साइज का डाइपोल है उस साइड से भी हम लोग करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पे हमारा जो फीडिंग होता है वो कहाँ होता है, हमारा जो नैरो साइज का या जो स्मॉल साइज का डाइपोल है उस साइज के डाइपोल के ऊपर पे जो है ना वो ज्यादा डिपेंड करता है। एक और बात हम लोगों ने कल के डिस्कशन में बात की थी कि ये जो पर्टिकुलर ब्रॉडर जो बड़ा वाला जो हमारा डाइपोल है ये क्या करता है, हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। व्हाट शुड बी माई लोअर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो λ5 होगा, ये λ5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी C डिवाइडेड बाई F5। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो F5 जो आपका F है,
F5 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई λ5। तो यहाँ पे देखोगे तो λ5 क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट होने की वजह से जो है ना, जो F होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और यहीं पे अगर L1 को देखें तो आपका यहाँ पे जो λ1 है, λ1 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई F1। तो यहाँ से आपका जो F1 आएगा, F1 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई आपका λ1। तो यहाँ पे λ1 की वैल्यू छोटी होने की वजह से F1 क्या होगा, यहाँ पे F1 शुड बी ग्रेटर देन F5। तो मेरा जो जो छोटा वाला एलिमेंट है वो क्या डिसाइड करता है, मेरी हायर फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। और जो बड़ा वाला एलिमेंट है, जो बड़ा वाला डाइपोल है, वो क्या करता है, मेरा जो है ना, जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको डिसाइड करता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि ये लैम्डा क्यों लिया है, तो आप इसको λ/2 भी कर सकते हो। λ/2 डाइपोल एंटीना होता है, तो आप इसको यहाँ पे λ/2 भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो है ऐसे ही बस अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे थे, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये λ/2 हो गया। तो ये जो है ना आपका जो फ्रीक्वेंसी λ/2 का है, तो अगर 2 लैम्डा के लिए हम लोग देखें तो ये आ रहा है। तो जो है इसी तरीके से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में ही सिर्फ इसको लैम्डा और एफ के रिलेशंस को दिखाया है। ओके। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो है ना डाइपोल, लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना हो गया। ठीक है। तो अगर हम लोग इसके जो है ना रीजन के बारे में बात करें, अगर ऑपरेटिंग रीजन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर लॉग पीरियोडिक एंटीना है बेसिकली 3 रीजन में काम करता है। जो सबसे पहला रीजन है, इसको जो है अगर मैं R1 के नाम दूं, तो जो मेरा रीजन 1 है वो क्या है, इनएक्टिव रीजन होता है। ये रीजन क्या होता है, उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता। आपका जो रीजन 2 है, अगर मैं इसको R2 से नाम दूं, तो जो रीजन 2 है वो आपका एक्टिव रीजन है। और अगर तीसरा मेरा जो R3 है, रीजन 3, वो मेरा जो है ना इनएक्टिव रीजन होता है। तो यहाँ पे अगर एक और चीज देखें, तो आपका जो रीजन 2 होता है, ये रीजन 2 में ये जो डाइपोल का साइज है वो क्या होता है, आपका जो है ना λ/2 के बराबर होता है। R3 में जो है ना इट्स ग्रेटर देन योर λ/2। और यहाँ पे R1 में क्या होता है, इट्स लेस देन λ/2। तो हमारा जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से ये कम होता है, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन λ/2 से कम होने की वजह से ये इनएक्टिव रीजन है। ये वाला अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसको मैं इक्वल ना करके अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर देता हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है आपके λ/2 आपके वेवलेंथ के जो है ना हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। तो इसीलिए ये एक्टिव रीजन है, जहाँ पे आपको क्या होगा, मैक्सिमम जो है आपको क्या मिलेगा, रेडिएशंस मिलेगा। तो मैक्सिमम रेडिएशंस कहाँ से, मेरे को एक्टिव रीजन से मिल रहा है। ये आपका जो इनएक्टिव रीजन, रीजन 3 है, ये भी जो है ना λ/2 से ज्यादा बड़ा होने की वजह से उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है रेडिएशंस में। लेकिन ये क्या करता है, ये इसको डायरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, एज ए रिफ्लेक्टर की तरह ये काम करता है। तो रिफ्लेक्टर की तरह क्या करेगा, ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अगर हम लोग इन तीनों के प्रॉपर्टी के बारे में देखें, तो तीनों के प्रॉपर्टी के बारे में लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम लोग जो है ना तीनों के प्रॉपर्टी के बारे में देखें, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या, जो पहला रीजन था, ये कौन सा है, मेरा रीजन 1। ये मेरा कौन सा है, रीजन 2। और ये मेरा कौन सा है, रीजन 3। ठीक। तो रीजन 1 में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द कैपेसिटिव इम्पिडेंस। अगर मेरा रीजन 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो मेरा रीजन 1 क्या करेगा, मेरे को कैपेसिटिव इम्पिडेंस जो है ना प्रोवाइड करेगा। जबकि मेरा जो रीजन 3 है, वो मेरे को क्या है, इंडक्टिव जो है ना इम्पिडेंस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो है एलिमेंट स्पेसिंग इज लो। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो डाइपोल एंटीना है उसका जो फ्रंट वाला है, यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, हमारा जो है ना स्पेस इनके बीच में बहुत कम है। यहाँ पे स्पेस क्या बहुत ज्यादा है, हाई स्पेस जो है ना यहाँ पे है। स्पेसिंग यहाँ पे जो है ना ज्यादा है, तो स्पेसिंग यहाँ पे लो है। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, वेरी लो होगी। इस रीजन पे जो है ना, जो आपका इनएक्टिव रीजन है, उस पे करंट की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। अगर एक्टिव रीजन के बारे में बात करें, तो एक्टिव रीजन में जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली λ/2 का होता है। अगर ये मेरा जो एक्टिव रीजन है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, λ/2 के बराबर। ये जो डाइपोल का साइज है, ये क्या होगा, λ/2 के अप्रोक्स होगा। और आपका जो ये क्या है, सेंटर रीजन है, ये बीच वाला रीजन होता है। यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन जो है ना यहाँ पे ऑकर होती है। इनएक्टिव रीजन, अगर रीजन 3 के बारे में बात करें, तो लेंथ इज ग्रेटर देन λ/2। ये जो लेंथ है
ग्रेटर देन लैम्डा बाई 2 होता है, ये इंडक्टिव एम्पिडेंस की तरह काम करता है, और ये जो है हमारा रिफ्लेक्टिव रीजन है। रिफ्लेक्टिव रीजन मतलब ये एज अ रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा, तो जो भी रेडिएशन यहाँ से आ रहे हैं उसमें क्या करेगा, ये एक रिफ्लेक्टर की तरह काम करके उसको थोड़ी सी डायरेक्टिविटी प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे जो है ना 3 पर्टिकुलर रीजन है जिसपे जो है हमारा डाइपोल एंटीना क्या करता है, काम करता है। तो अब अगर हम लोग डाइपोल एंटीना के बारे में देखें तो हम लोग जो है, लेट मी गो टू द अनदर स्क्रीन। तो अगर हम लोग यहाँ पे डाइपोल एंटीना के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि हमारा जो 3 फैक्टर है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला हमारा क्या है, पीरियोडिसिटी फैक्टर। पीरियोडिसिटी फैक्टर क्या हो गया, मेरा टाउ हो गया। टाउ को मैं क्या बोल रहा हूँ, पीरियोडिसिटी फैक्टर बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ एपेक्स एंगल। एपेक्स एंगल क्या होता है, आपका जो अल्फा होता है, दैट अल्फा इज एपेक्स एंगल। स्पेसिंग फैक्टर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपका, यहाँ पे जो डी एन है, दैट डी एन इज योर स्पेसिंग फैक्टर। और जो लेंथ फैक्टर है, वो लेंथ फैक्टर क्या है आपका, जो है ना एल एन प्लस वन जो है आपका क्या है, ये लेंथ फैक्टर है। तो इसको समझने के लिए लेट मी ड्रॉ सिंपल डाइपोल, लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना। तो ये अगर जो है ना मैं लॉग पीरियोडिक डाइपोल एंटीना को जो है ना डिजाइन करना चाहूंगा, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 रीजन में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल है, ये क्या होता है आपका, अल्फा होता है। तो ये जो एंगल है वो एंगल कौन सा होगा, ये इसी को अगर मैं आगे इंक्रीज करूं, लेट मी इंक्रीज दिस, ये अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, इससे कंबाइन करता हूँ, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है आपका, ये ए अगर नाम दिया, इसको मैं अगर बी दिया और ये सी दिया, तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी के बीच का जो एंगल होगा उसको अल्फा या एपेक्स एंगल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, जो है एपेक्स एंगल है। तो अगर मैं यहाँ पे इसी डाइपोल में, यहाँ पे अगर मैं डाइपोल बनाऊं, तो ये क्या होगा, मेरा लेंथ हो गया एल एन प्लस वन, ये आपका क्या हो गया, एल एन प्लस वन। यहाँ पे ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा आपका, एल एन होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डी एन होगा। यहाँ पे जो अगला जो एंटीना आएगा वो क्या हो जाएगा, एल एन माइनस वन। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस डी एन माइनस वन हो गया। तो अगर आप यहाँ पे जो है ना कंसिडर करोगे, तो लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को लेट मी टेक दिस। तो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को ही हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ये पर्टिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा आपका, एल एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना दूसरा है, ये क्या है आपका, जो है ना एल एन डिवाइडेड बाई टू हो गया। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी एन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल है, इसी को एंगल को मैं आगे बढ़ाऊं, ये इसको आगे बढ़ाया और इस एंगल को आगे बढ़ाया, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, जो आपका एपेक्स एंगल है वो अल्फा डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं, एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, अल्फा डिवाइडेड बाई टू के बराबर होगा। ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, इस पर्टिकुलर लेंथ के बारे में बात करें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एल एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस आपका क्या हो जाएगा, एल एन डिवाइडेड बाई टू। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ये पर्टिकुलर लेंथ क्या होगा, ये पूरा लेंथ माइनस ये आधा लेंथ, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये क्या है आपका, एल एन डिवाइडेड बाई टू है। ये आपका एल एन डिवाइडेड बाई टू लेंथ है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इसको अगर मैं एक्स बोलूं और इसको मैं अगर y बोलूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई। y इज इक्वल टू अगर मैं बात करूंगा, तो y इज इक्वल टू क्या है आपका, dn है। ओके, तो यहीं पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो मेरा 10 अल्फा बाई टू होगा, 10 अल्फा बाई टू की बात करूं, तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपका, x डिवाइडेड बाई वाई होगी। तो x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, एल एन प्लस वन माइनस एल एन, ये दोनों डिवाइडेड बाई टू है। तो और इसके नीचे में क्या हो जाएगा आपका डी एन। ठीक है, तो इसी चीज को मैं अगर देखूं,
तो क्या हो जाएगा आपका जो है ना ये ln+1 माइनस आपका जो ln डिवाइडेड बाई 2 इंटू dn। ये क्या हो गया, ये मेरा जो है ना, अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू टेन इनवर्स ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा, जो कि मेरा क्या होता है एपेक्स एंगल होता है। ओके, तो अगर मैं एपेक्स एंगल को डिफाइन करना चाहूं तो मैं यहाँ पे जो है ना एपेक्स एंगल जो अल्फा की वैल्यू है, इस अल्फा की वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख सकता हूँ 2 इंटू आपका जो है ना टेन इनवर्स आपका ये क्या हो गया ln+1। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे जो एपेक्स एंगल है आपका एपेक्स एंगल अल्फा, अल्फा को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो 2 इंटू टेन इनवर्स यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका ln+1 माइनस ln डिवाइडेड बाई आपका जो है ना 2dn। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एपेक्स एंगल है अल्फा को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग और देखें हमारा जो पीरियोडिसिटी फैक्टर है, हम लोगों ने पीरियोडिसिटी फैक्टर को भी देख लिया था। तो आपका जो पीरियोडिसिटी फैक्टर होगा आप टाउ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। टाउ को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आपका जो टाउ है, लेट मी राइट इट वंस अगेन। तो ये जो टाउ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, जो टाउ की वैल्यू होती है वो आपका जो dn है, आपका ये जो dn है dn डिवाइडेड बाई dn+1, और क्या हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू आपका यहाँ पे जो लेंथ है ln डिवाइडेड बाई ln+1, दैट इज इक्वल टू क्या है 1/k, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इस तरीके से जो है ना इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी चीज डिफाइन करनी है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे जो मेरा एपेक्स एंगल है उस एपेक्स एंगल को अगर डिफाइन करना चाहूंगा तो मेरा जो एपेक्स एंगल है यहाँ पे जो ln और ln+1 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा जो टाउ की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं ln+1 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस ln डिवाइडेड बाई ln+1, ये होल डिवीजन में आपका क्या हो गया 2dn, और ये किसके है आपका जो है ना ये पूरा जो कंप्लीट है ये क्या है 2 टेन इनवर्स। तो यहाँ पे जो ln+1 है उसको आप ln+1 को क्या कर सकते हो 1/k से या टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है ये वाला जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, आपके टाउ से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ना टाउ हो गया। तो टाइम कांस्टेंट के साथ में भी जो है ना आप अगर एपेक्स एंगल को देखोगे तो एपेक्स एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ln+1 1 माइनस टाउ डिवाइडेड बाई 2dn। तो ये dn क्या है, स्पेसिंग है। आपका जो टाउ क्या है, ये पीरियोडिसिटी फैक्टर है। ये अल्फा क्या है, अल्फा आपका एपेक्स एंगल है। तो अगर आप इस तरीके से भी जो है ना अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप इसका जो है पीरियोडिसिटी फैक्टर निकाल सकते हो, एपेक्स एंगल निकाल सकते हो। जो dn आपके जो स्पेसिंग फैक्टर है और आपका जो लेंथ फैक्टर है ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। तो जो dn है, dn शुड बी ऑलवेज जो है ना ये फॉर्मूले को, ये जो पर्टिकुलर जो आपका हमारे पास जो कंस्टेंट है इस कंस्टेंट को फॉलो करना चाहिए। तो dn के लिए भी अगर हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है ना हमारा हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहोगे तो आपका जो है ना dn शुड बी ऑलवेज इक्वल टू आपका जो टाउ हो गया और आपका क्या हो गया dn+1 के इक्वल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए 1/k, और आपका जो है ना ये क्या हो dn+1 के इक्वल होना चाहिए। इसको और प्रिसाइजली अगर आप लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, टाउ इंटू आपका जो है ना टाउ, टाउ की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे जो है ना के को यूज करें तो आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, ये आपका के से मल्टीप्लाई होके जो है ना क्या हो जाएगा, इसी चीज को अगर हम लोग लिखें तो ये आपका के से मल्टीप्लाई होके डी
n-1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो dn है हम लोग इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे हर n की वैल्यू के लिए क्या होगा, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। तो टाउ के साथ जब भी जो है ना हमारा पीरियोडिसिटी फैक्टर के साथ में है, तो dn+1 जो अगला स्पेसिंग है उसके बारे में होगा। और अगर हम लोग k के साथ कोरिलेट करते हैं तो उसका जो प्रीवियस स्पेसिंग है उसके स्पेसिंग के बराबर होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से अगर आप ये लेंथ फैक्टर को भी देखोगे तो लेंथ फैक्टर को भी आप लोग जो है ना इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका जो ln+1 है, दैट ln+1 शुड बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा k इंटू जो ln+1 है वो कितना हो जाएगा, k इंटू आपका ln हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप कोरिलेट कर सकते हो सारे के सारे जो है ना आपके जितने जो फैक्टर हैं। तो यहाँ पे जो हमारे 4 फैक्टर थे कौन कौन से थे, पहला पीरियोडिसिटी फैक्टर था, दूसरा एपेक्स एंगल था, तीसरा स्पेसिंग फैक्टर था, चौथा लेंथ था। तो हम लोग इन चारों को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो ओवरऑल था ये क्या था, हमारा लॉग पीरियोडिक एंटीना के बारे में था। तो आई होप आप लोगों को जो है ना ये वीडियो समझ में आया होगा। सो आई विल रीराइट हियर ऑल दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो जो पीरियोडिसिटी वेक्टर थी, पीरियोडिसिटी वेक्टर क्या था, टाउ था। दैट टाउ इज नथिंग बट व्हाट, आपका जो डी एन है, डी एन डिवाइडेड बाई आपका डी एन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू आपका जो लेंथ है एल एन डिवाइडेड बाई आपका एल एन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू क्या था आपका 1/k था। तो अगर हम लोग पीरियोडिसिटी फैक्टर बोलें तो पीरियोडिसिटी फैक्टर क्या होता है, आपका टाउ होता है। टाउ को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें एपेक्स एंगल की, तो एपेक्स एंगल अल्फा हम लोगों ने देख लिया था। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, लेट मी यूज द अनदर कलर। तो अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन किया था, दैट इज 2 tan इनवर्स आपका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एल एन प्लस वन माइनस आपका एल एन डिवाइडेड बाई 2 आपका डी एन। तो ये जो है ना क्या हो रहा है, मेरा एपेक्स एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पेसिंग फैक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिंग फैक्टर हमारा क्या था, आपका जो डी एन था। तो आप यहाँ पे डी एन को क्या लिख सकते हो, दैट डी एन शुड इक्वल टू आपका जो है ना टाउ डी एन प्लस वन, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते हो, 1/k। आप जो डी एन है उसको क्या लिख सकते हो, ये जो डी एन है 1/k इंटू डी एन प्लस वन। तो इसी को हम लोग अगर और प्रिसाइजली देखें तो आपका ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा k में, और ये आपका क्या हो जाएगा डी एन माइनस वन, क्योंकि ये n की सारी वैल्यू के लिए जो है ना हम लोगों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जो जो 1/k है, that k is equal to what, dn minus 1 upon dn। इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी जो है ना ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो dn की वैल्यू है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से अगर मैं डिस्टेंस फैक्टर को लिखूं